नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की संघीय अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन इलिनॉइस में नेशनल गार्ड तैनात नहीं कर सकता। शिकागो स्थित 7वीं सर्किट अपील कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह बल फिलहाल संघीय नियंत्रण में रहेगा। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा है जिसमें शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड की तैनाती को रोक दिया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसी तैनाती नागरिक अशांति को बढ़ा सकती है और आग में घी डालने जैसा कदम होगा। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के महीनों में लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी और ओरेगन के पोर्टलैंड जैसे डेमोक्रेटिक शासित शहरों में भी नेशनल गार्ड तैनात किए थे। यह फैसला ट्रंप की कानून व्यवस्था पर सख्त रुख की नीति के लिए एक झटका माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यह कदम अमेरिका की टकराव वाली व्यापार नीति का हिस्सा है। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह चीन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे जो 1 नवंबर से लागू होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस महीने के अंत में होने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द की जा सकती है। वहीं चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण उपायों को वैध बताते हुए कहा कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ वार्ता को मजबूत करने के लिए तैयार है। बीजिंग ने कहा है कि सितंबर से अमेरिका के आर्थिक दबाव ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को कमजोर कर दिया है। दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में शुक्रवार को हुए तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। यह फैसला तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने खुद लिया था, जिसका दूतावास के कर्मचारियों ने विरोध किया। दूतावास में अभी भी पूर्व अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही तालिबान की इस प्रेस वार्ता को वहां न करने की सलाह दी थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने अफगान पक्ष को महिला पत्रकारों को शामिल करने की सलाह दी थी। विपक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। भारतीय महिला प्रेस कोर ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश की सेना ने शनिवार 11 अक्टूबर को बताया कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में कथित मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जांच के तहत 15 सेवारत अधिकारियों को हिरासत में लिया है। सेना के मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज्जमा ने बताया कि 16 अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था, जिनमें से 15 ने पालन किया, जबकि मेजर जनरल कबीर अहमद, जो हसीना के सैन्य सचिव थे, फरार हैं। सेना ने कहा कि उन्हें विदेश भागने से रोकने के प्रयास जारी हैं। हिरासत में लिए गए अधिकारियों में 2 मेजर जनरल, 6 ब्रिगेडियर जनरल और कई कर्नल व लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। यह कार्रवाई बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद हुई, जिसमें शेख हसीना और 30 अन्य को 2009 से 2024 के दौरान राजनीतिक असंतुष्टों के अपहरण और यातना के मामलों में आरोपी बनाया गया है। सेना ने कहा कि सभी कानूनी कार्रवाई देश के संविधान और कानून के अनुसार होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हिंसक झड़पों में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार अफगान सीमा पर हुई ताजा झड़पों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। लड़ाई बहरामचा जिले के शाकिज, बीबी जानी, सालेहान और पख्तिया प्रांत के अरियूब साजी इलाके में सबसे ज्यादा तेज रही। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खोवर आजमी ने कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाब था और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा दोहराया गया तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। अफगान सेना ने दावा किया कि नंगरहार और कुनार में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तानी चौकियों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा। वहीं कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सीमा संघर्षों में से एक है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीट कर मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ उनके पिता और बेटी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और जानकारी साझा की कि ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी इस दौरान उपस्थित थे। मुलाकात के बाद संगीता वाल्मीकि ने कहा कि उन्हें न्याय मिल रहा है। सरकार ने 6,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है और नौकरी व आवास देने का भी वादा किया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री और विधायक का आभार जताया। बता दें कि 2 अक्टूबर को रायबरेली में चोरी के शक में हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक गांव वालों ने शक में हमला किया, जबकि परिवार का कहना है कि हरिओम मानसिक रूप से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। 243 सदस्यीय विधानसभा में सीटों के आवंटन को लेकर सहयोगी दलों में मतभेद उभरे। खासकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कम सीटें मिलने पर नाराजगी जताई। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए। भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने कहा कि सब कुछ सामान्य है और सीट बंटवारा जल्द तय हो जाएगा, लेकिन छोटे दलों का असंतोष जारी है। जानकारी के अनुसार जेडीयू को लगभग 102, भाजपा को 101 सीटें मिल सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की मांग बढ़कर 25 या उससे अधिक सीटों की हो गई है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 से 8 सीटें देने का प्रस्ताव है, लेकिन मांझी कम से कम 15 सीटें चाहते हैं। गोविंदगंज सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देने पर सहमति बन गई है, लेकिन भाजपा ब्रह्मपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा शेखपुरा और एक अन्य सीट का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े सहयोगियों के साथ डील पुख्ता करने में लगे हुए हैं। इस बीच एनडीए उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही अंतिम फॉर्मूला तय हो जाएगा और उम्मीदवारों का चयन सुचारू रूप से हो सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने पहली बार 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस कदम के साथ तीसरे मोर्चे का गठन करने की तैयारी में भी है। पार्टी ने बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी दावेदारी पेश की है, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज शामिल हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.